नमस्कार दोस्तों, इंडिया में एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है जिसमें कि एक साथ लगभग 35 लाख लोगों की जान जा सकती है। इसे समय रहते रोकना बहुत जरूरी है। वास्तव में तमिलनाडु और केरल के बीच एक 129 इयर्स ओल्ड डैम मुल्लापेरियार डैम टूटने के कगार पे है। ये कभी भी टूट सकती है, भगवान न करे ऐसा हो। यदि अगर ऐसा होता है तो इसके आसपास इडुक्की, कोट्टायम, एर्नाकुलम जैसे कई अन्य जिले बाढ़ से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और इसमें बसे लगभग 60 लाख लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे। इस डैम को बना आज 129 वर्ष हो चुका है। यह बांध 1887 में बनना शुरू हुआ था और 1895 में बन के कंप्लीट हो गया था। इसके बनने के 80 साल बाद ही इसमें क्रैक्स डेवलप होने लग गए थे, जो आज और भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का भी कहना है कि मुल्लापेरियार डैम सिस्मोग्राफिकली एक्टिव जोन में है और इसलिए यह बांध टूटने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। इसके अलावा IIT रुड़की ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह बांध सुरक्षित नहीं है, यह बांध कभी भी टूट सकती है। इसके अलावा केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी साथ ही कई अन्य टॉप इंस्टीट्यूट इस पे डिटेल से सर्च की तो सबका एक ही ओपिनियन था कि उस डैम को रिप्लेस करके वहां एक नया डैम बनाना चाहिए, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। क्योंकि एक डैम का ऑन एवरेज लाइफ 50 वर्ष ही होता है, लेकिन ये डैम का एवरेज लाइफ से 2.5 गुना ज्यादा 129 वर्ष हो चुका है। और तो और IIT रुड़की का कहना है कि यदि इस एरिया में 6.5 रिक्टर स्केल का भी अर्थक्वेक आ जाता है तो ये डैम कोलैप्स कर जाएगा। और यदि आप इस डैम का लोकेशन भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डैम मेजर अर्थक्वेक जोन में है। और इससे बड़ी बात यह है कि यदि ये डैम टूट जाता है तो इससे निकलने वाला पानी और मलबा अपने साथ 3 और डैम को तोड़ देगा, क्योंकि इसके निकट ही 3 और डैम है। इसके पीछे है इडुक्की डैम, इडुक्की डैम के पीछे है चिरुत डैम और इसके कुछ ही दूरी पर है कुलामाबू डैम। यानी मुल्लापेरियार डैम जैसे ही टूटता है ये 3 और डैम को डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर लेगा। और इडुक्की डैम के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये एशिया का लार्जेस्ट डैम है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 4 डैम का एक साथ टूटना इंडिया के लिए कितना बड़ा डिजास्टर सिद्ध हो सकता है। आप इमेजिन इससे कर सकते हैं कि 1979 में गुजरात में एक डैम मोरबी डैम टूटा था। इससे इतनी बड़ी तबाही आई थी कि यहाँ पे लगभग 25,000 लोगों की मौत हो गई। यानी हमारे देश में कभी भी एक बहुत बड़ी आपदा की एंट्री हो सकती है। लेकिन इससे भी शर्मिंदगी की बात यह है कि इस सब के बावजूद हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी इस पे पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। और यहाँ केरला और तमिलनाडु की बात करें तो ये दोनों ही स्टेट की गवर्नमेंट एक दूसरे पे पल्ला झाड़ रहे हैं। इन सब पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो है इस डैम का लोकेशन। ये बांध को देखिए तो कोच्चि से 150 किलोमीटर साउथ ईस्ट, तिरुवनंतपुरम से 200 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट और तमिलनाडु से 173 किलोमीटर दूर है। यानी डैम डेफिनेटली केरल में स्थित है। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन सवाल आता है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट इसमें क्यों इंटरफियर कर रही है। और नेक्स्ट सवाल यह है कि केरला गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट से क्यों उम्मीद लगा रखा है कि वे आकर इस डैम का मरम्मत का काम करें। और यही तो इस डैम में सबसे बड़ा लॉजिक है, जिसके वजह से इस डैम का आज तक ये हालत है, जिस वजह से दोनों ही स्टेट में कोई भी इस डैम का कंप्लीट जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। तो इसे समझने के लिए समझना होगा इस डैम का पूरा इतिहास। मुल्लापेरियार डैम 1887 में जब इंडिया ब्रिटिश राज में था और ये पूरा एरिया मद्रास प्रेसिडेंसी में था, तब इस एरिया के कुछ इलाकों में सुखाड़ पड़ गया था। चेन्नई, मदुराई, शिवगंगा, रामनाथपुरम ये वे सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो आज तमिलनाडु में आते हैं और आज भी यहाँ सुखाड़ जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और बात करें 1887 की तो इस एरिया की स्थिति और भी खराब थी। तब सुखाड़ की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने रेवनकोट के महाराजा श्री मूलम थिरुनाल राम वर्मा से डील साइन की। ब्रिटिश का प्लान था कि पास ही में स्थित पेरियार नदी, जिसका की बहाव वेस्ट की तरफ है, उसके बहाव को रोककर यदि मोड़ा जाए तो थोड़ा सा पानी इन इलाकों में भी मिलने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ये जमीन तिरुवनकोर राजा की थी, इसलिए उन्होंने वहाँ के राजा के साथ 29 अक्टूबर 1886 में एक डील साइन की, जहाँ पे कि 8,000 एकड़ जलाशय के लिए तथा 100 एकड़ जमीन 999 साल के लिए लीज पे दे देगा, जिनके बदले एनुअल रेंट रखा गया 40,000 उस समय के वक्त में। और यह पट्टा समझौता महाराजा और अंग्रेज के बीच 24 साल के नेगोशिएशन के बाद किया गया। यह डील क्लियर होते ही इसका कंस्ट्रक्शन 1887 से 1895 के बीच जॉन पेनुकोइक द्वारा किया गया। इससे इन सूखे इलाकों में पानी मिलने लग गया, जिससे ही आज भी इनकी स्थिति काफी बेहतर है। लेकिन बाद में प्रॉब्लम ये हो गया कि मद्रास प्रेसिडेंसी विभाजन के बाद ईस्ट का ये वाला एरिया बन गया तमिलनाडु, वेस्ट का ये वाला एरिया बन गया केरला और ये डैम फंस गया दोनों राज्य के बीच में। क्योंकि ये डैम आज भी खड़ा है केरला के जमीन पर
लेकिन आज भी ये डैम तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करता है और इसीलिए तो आज ये डैम का ओनरशिप तमिलनाडु के पास है। भले ही ये डैम खड़ा है केरला के जमीन पर और ये ही तो इस डैम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम 1979 तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक कि इस डैम में कोई डैमेज नहीं हुआ था। लेकिन 1979 में इस डैम में क्रैक्स डेवलप होने लग गया था और यहाँ से पानी लीक होने लग गया। इस छोटे छोटे क्रैक से ही वहाँ के लोग काफी परेशान हो गए, क्योंकि उसी साल 1979 में मोरबी हादसा हो गया था। उस समय गुजरात की मोरबी, जिसे कि मच्छू डैम भी कहते हैं, ये डैम 11 अगस्त 1979 को टूट गया, जिससे कि उस एरिया में भयंकर तबाही के साथ बाढ़ देखने को मिला। इससे पूरे भारत में एक बड़ा झटका लगा था, क्योंकि इस बाढ़ में बहकर 25,000 लोगों की एस्टिमेटेड डेथ हो गई थी और इस बाढ़ से भारत में 25 बिलियन का नुकसान हुआ। साल केरला के लोग भी मुल्लापेरियार डैम में क्रैक्स देखे थे और इस घटना के बाद तो आप सोच ही सकते हैं कि केरला के लोगों की क्या मनोदशा रही होगी और लोग कितने परेशान हो गए होंगे। अब केरला के जनता का बोलने के पीछे कारण यह है कि भले ही इस डैम का ओनरशिप है तमिलनाडु के पास, लेकिन यह डैम कहाँ है? केरला में। और ये बना हुआ है कौन सा नदी पे? पेरियार नदी पे। और पेरियार नदी का बहाव है केरला की तरफ, और इसलिए भगवान न करे ऐसा हो। यदि कहीं ऐसा होता है तो एक साथ पानी और मलबा केरला को हिट करेगा। और इसलिए जब केरला के लोगों ने इस डैम को लेकर मांग उठाना शुरू की, तब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उस दौर में, यानी कि 1979 में 26 करोड़ खर्च करके 10 मीटर चौड़ी कंक्रीट वाली दीवार खड़ी की मुल्लापेरियार डैम को सटा के। लेकिन ये मरम्मत करने के बस 9 साल बाद ही उस एरिया में 4.5 रिक्टर स्केल का एक अर्थक्वेक आता है और डैम में थोड़ा और नुकसान हो जाता है। ये वही साल था जिस साल नेपाल में भूकंप से 709 लोग मारे गए थे। चूंकि मरम्मत के 9 साल बाद ही 4.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है और इस डैम में थोड़ा और नुकसान हो जाता है, तो यहाँ के लोग घबरा जाते हैं। और डैम फटने का नंबर 1 रीजन भी तो होता है अर्थक्वेक ही, इसलिए वहाँ के लोग काफी घबरा जाते हैं। अब केरला स्टेट के लोगों का मांग ये है कि इस डैम का मरम्मत से काम नहीं चलेगा, हमें एक नया डैम ही बना के दो। और इसी मुद्दे को लेकर आज तक वहाँ पॉलिटिक्स चालू है। केरला गवर्नमेंट का इस डैम को लेकर 2 मांग है। पहला यह है कि या तो इस डैम का पानी कम कर दो, और दूसरा यह है कि हमें एक नया डैम ही बना के दो। और साथ ही साथ केरला गवर्नमेंट का कहना है कि इस डैम का कंस्ट्रक्शन हम अपने हिसाब से करेंगे, जिसमें से एक मेन पॉइंट यह है कि उस न्यू डैम को तमिलनाडु को 1895 को जो जमीन लीज पे मिली थी, केरला गवर्नमेंट उससे बाहर इस डैम को बनाना चाहती है। वहीं तमिलनाडु गवर्नमेंट इसके ठीक अपोजिट बोल रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने केरला गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगाया कि हम लगभग हर साल डैम का कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं, लेकिन केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस काम में दखल डालती है, उसे वहाँ पे घुसने ही नहीं दिया जाता है। और दूसरी बात, उनका कहना है कि वहाँ पे ना तो नया डैम बनने देंगे और ना तो वहाँ वाटर स्टोर लेवल को कम करने देंगे, क्योंकि यदि वाटर लेवल कम हो जाता है तो तमिलनाडु का वो एरिया जिसे कि इसी डैम से पानी मिलता है, वहां तक पानी अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। तीसरी बात, उन्होंने केरला गवर्नमेंट पे एलिगेशन ये लगाया कि केरला गवर्नमेंट जानबूझ करके नया डैम लीज किए गए जमीन से बाहर बनाना चाहता है, जिससे कि उस डैम पर तमिलनाडु का कंट्रोल एकदम से खत्म हो जाएगा। इससे बेसिकली ये हो जाएगा कि केरला गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि तमिलनाडु को कितना पानी देना है और कितना पानी नहीं देना है। और दूसरी बात, इस डैम से आज तकरीबन 1000 करोड़ रुपए वर्थ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। सो तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि इससे ये होगा कि ये पैसा भी तमिलनाडु के हाथ से चला जाएगा। और उधर जब केरला के लोगों ने इस डैम को लेकर आवाज उठाया था, तो उस समय डैम का वाटर लेवल 136 फीट कर दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी 2006 को तमिलनाडु गवर्नमेंट को वाटर लेवल मुल्लापेरियार डैम का 136 फीट से 142 फीट कर देने की अनुमति दी। लेकिन इसके बाद ही 18 मार्च 2006 को केरला इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एक्ट लगाया, जिसने मुल्लापेरियार डैम का वाटर लेवल को 136 फीट से ऊपर करने की रोक लगा दी और इस डैम को इंडेंजर्ड डैम के लिस्ट में रख दिया। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आप खुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि सही कौन है और कौन गलत है। लेकिन एक बात तो इस केस में क्लियर दिख रहा है कि दोनों ही स्टेट का गवर्नमेंट इस केस से अपना अपना पल्ला झाड़ता दिख रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, इसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका है? जनता का। रिस्क कौन ले रहा है? आम जनता। लेकिन भगवान ना करे ऐसा हो। यदि कहीं ऐसा होता है तो ये इंडिया का सबसे बड़ा बाढ़ सिद्ध हो सकता है और एक अनुमान से लगभग 35 लाख लोग एक साथ मारे जा सकते हैं। इसके अलावा ये बांध टूटने से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, इकोनॉमिक इंपैक्ट, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, इंडिया का लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी इस डैम का मरम्मत नहीं कराया जा रहा है, उल्टा दोनों स्टेट का गवर्नमेंट एक दूसरे पे ब्लेम कर रहा है और इलेक्शन से पहले इस पे पॉलिटिक्स हो रहा है। और ये बात सिर्फ केरला और तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं है, पूरा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई ही जाती है इलेक्शन से पहले वोट मांगने के लिए, और इलेक्शन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म हो जाता है।
हमें लगता है कि ये पॉलिटिशियन इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों का मदद करने के लिए नहीं बनाते, बल्कि ये बनाते हैं इलेक्शन में जीतने के लिए। शायद इनका माइंड सेट ही ऐसा है। इसे ऐसे समझते हैं 2013 में तमिलनाडु के चेन्नई के एयरपोर्ट का एक नया डोमेस्टिक टर्मिनल बनाया गया, क्योंकि 2014 में इलेक्शन आने वाले थे। 2013 में वहाँ का गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। फिर 2014 में वह पार्टी इलेक्शन में जीत भी गई और बस अगले ही साल इसका सीलिंग ही कोलैप्स कर गया। कोलकाता में भी 2016 में वहाँ का विवेकानंद रोड फ्लाईओवर कोलैप्स कर गया, जिसमें कि 27 लोग मारे गए थे और 80 लोग जख्मी थे। हालांकि IIT खड़गपुर ने कोलकाता गवर्नमेंट को वार्निंग भी दी थी, इसके बावजूद गवर्नमेंट ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। और आज के दौर में तो बिहार ब्रिज कोलैप्स में फेमस ही हो गया है। जब भी कोई ब्रिज कोलैप्स का बात करता है तो बिहार का नाम उसमें नंबर 1 पे आता है। यहाँ 2024 के जून जुलाई के बीच बस 17 दिन में 12 ब्रिज कोलैप्स कर गई। और तो और मई 2023 में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी, जिससे कि पूरा देश खुश था, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगले ही बारिश में न्यू पार्लियामेंट का यह हालत। तुम लोग मत आ जाओ यार। इस साल जनवरी के महीने में ही इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अटल सी ब्रिज मुंबई में इनॉग्रेट की गई। इसमें यदि आप ट्रेवल करेंगे तो व्यू कुछ ऐसा नजर आएगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसके बनने से बस 6 महीने बाद ही इसमें दरारें आ गई। और फिर इसी साल मार्च 2024 में दिल्ली एयरपोर्ट का एक नया टर्मिनल T1 इनॉग्रेट किया गया। और पता है ये बस 3 महीने में ही कोलैप्स कर गया, जिसमें कि एक इंसान की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए थे। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हजारों करोड़ का बनते हैं। न्यू पार्लियामेंट की बात करें तो 971 करोड़, दिल्ली एयरपोर्ट का नया टर्मिनल का बात करें तो 7000 करोड़ और अटल सी ब्रिज 17000 करोड़ का बना। और ये सारा पैसा कहां से आता है? हमारे आपके जैसे लोगों के टैक्स पेयर मनी से। आखिर इतने रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है तो आखिर ये पैसा जाता कहां है, जिससे ये प्रोजेक्ट 5 साल तक भी सही से नहीं चल पाता है? भारत जैसे देश में प्रोजेक्ट डिले भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज की बात करें तो एट प्रेजेंट 18000 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले है। और प्रोजेक्ट डिले होने का मतलब तो आप समझते ही हैं, नुकसान होना। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डिले प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया को लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और मैं मानता हूँ कि इन सभी के पीछे हम सभी भी जिम्मेवार हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही चाहिए, लेकिन रूलिंग लीडर हमारे कास्ट का चाहिए, हमारे रिलीजन का चाहिए। इंडिया में कास्ट बेस्ड वोटिंग बैंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादातर इंडियन वोट देते वक्त कास्ट को, रिलीजन को ध्यान में रख के वोट देते हैं, ना कि डेवलपमेंट को देख के। और ये लीडर 5 साल तक भर भर के करप्शन करने के बाद वोट से पहले फ्री का बिजली, फ्री का पानी, फ्री का गैस देकर और तो और फ्री का मुर्गा और दारू देकर के हम लोगों से वोट खरीद लेता है। मेरे हिसाब से हम सभी को अवेयर होना चाहिए और हमें खुद देखना होगा कि कौन सही है कौन गलत है। हमें कभी भी रिलीजन और कास्ट बेस्ड पे नहीं जाना चाहिए। जो लीडर डेवलपमेंट में सही हो उसे ही चुनना चाहिए। हम इंडियन का बस एक ही सोच होना चाहिए कि हमें काम दिखाओ तो ही हम वोट देंगे। और शायद यही वो चीज है जो इन सारे प्रॉब्लम को जड़ से मिटा सकता है, ताकि इन फ्यूचर जो भी दुर्घटना होने वाली है उसे टाला जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरा वीडियो को देखा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।